चलो फिर आओ शुरू करते हैं। ठीक है, तो लेक्चर में लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे कि किस तरीके से अपघटनकर्ता अपना काम करते हैं, है ना। तो अपघटनकर्ता से पहले जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर इसे एलिमिनेट भी करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि पॉपुलेशन के बाद में क्या आ रहा था, कम्युनिटी के बाद। पहला वाला क्रम तो गलत है, मैं कह रहा हूँ लैंडस्केप आपको नहीं भी पता है तब भी आप ये देखेंगे जैसे कम्युनिटी इकोसिस्टम है, लेकिन पॉपुलेशन तो इन सबसे पहले आ रहा था, तो ये भी गलत हो गया। सी वाला ठीक लग रहा है, पॉपुलेशन कम्युनिटी इकोसिस्टम। अगर आपको ये नहीं भी पता है आप इसको चेक करोगे तभी आप ये ठीक करोगे। तो बेसिकली इसका आंसर सी वाला है कि जनसंख्या समुदाय। और ये क्वेश्चन आया 2017 में, ये उसी टॉपिक से जो मैंने पढ़ाया था आपको कि व्यष्टि समष्टि, हाँ समुदाय, समुदाय के बाद में पारिस्थितिकी तंत्र, उसके बाद जीवों, उसके बाद जैव मंडल। ठीक है, चलो एक और लगो इस वाले क्वेश्चन। कौन सा आंसर है सही, ए बी सी या डी? पहले तो आप इसमें आइसोलेशन समझते हो ना, आइसोलेशन क्या होता है? आइसोलेशन एक होती है बंद, मतलब वहां पे सिस्टम अलग नहीं, आइसोलेशन दो मतलब होते हैं। आप जो कह रहे हो आइसोलेशन अलग कर देना, वो आप कोविड के टाइम कर रहे हो। मैं यहाँ खुद आइसोलेशन की बात नहीं कर रहा। सूर्य ऊर्जा से, इसे कहते हैं सूर्य वितापी। देखो आइसोलेशन, आइसोलेशन का मतलब ये भी होता है कि सूर्य से जो प्रकाश पड़ता है, सोलर एक्सट्रीम एनर्जी, उसे भी आइसोलेशन कहते हैं। जब आप हाँ एग्जैक्टली वही होता है। तो ये रहा, देखो इस तरीके से मैंने लिखा भी है कि आइसोलेशन आप कह सकते हो सूर्य से आने वाली सौर विकिरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सूर्य से पृथ्वी पर आती है लघु तरंगें, शॉर्ट वेव्स आती है। शॉर्ट वेव जो कि 8 मिनट कुछ सेकंड में पृथ्वी को गर्म कर देती है। लेकिन पूरे दिन में पृथ्वी भी शाम को ठंडी क्यों होने लगती है? क्योंकि पृथ्वी भी उन गर्म चीजों को लंबी वेव, यानी कि समझते हो आप, एक होता है लघु और एक कौन सा होता है ज्यादा दूरी तय करने वाला, दीर्घ होता है। तो दीर्घ पिंडों के माध्यम से शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव इस तरीके से वापस करता है। लेकिन सन से जो हमें प्रदान होता है या प्राप्त होता है वो होता है आइसोलेशन। समझ गए? लो अब बताओ, अब ट्राई करो। दोनों ही ठीक होगा, क्योंकि आइसोलेशन एक मेन सोर्स है बायोस्फेरिकल इकोसिस्टम का। भाई बिना सूर्य के मेन ऊर्जा के कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद ये कि सूर्य ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल में। सोलर किस में कन्वर्ट होती है? ग्लूकोज में, C6H12O6 में। किसके द्वारा? तो ये दोनों आंसर ठीक हो जाएंगे। ये पीसीएस का प्रश्न था। ठीक है, ये हो गया। अब लोग ये आंसर तो आप दे चुके हो, हाँ इसका आंसर आप दे ही चुके हो। ठीक है, ये चैन आप बना ही चुके थे, ये भी आप आंसर दे चुके थे, इसके बारे में बात हो गई थी। कल बेसिकली हम लोग पढ़ रहे थे अपघटनकर्ताओं के बारे में, है ना। एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ ताकि छूटे ना किसी का। सबसे पहले अगर कोई भी शेर या डियर मर जाता है अपनी नेचुरल मौत जी के, तब उसके बाद उसके शरीर को कौन तोड़ता है? तो अपघटन करता है, सफाई करता है। यदि कोई शेर भी अगर डियर यानी कि हिरन को खा जाता है तो क्या पूरा खा जाता है? नहीं, उसका कुछ अस्थि पंजर पड़ा जाता है। तो उसे साफ करने का काम कौन करता है? उसे साफ करने का काम करते हैं जीवाणु, नहीं अपघटनकर्ता। अपघटनकर्ता की दो कैटेगरी होती है, सबसे पहले जान लो, जिसमें से एक होते हैं स्कैवेंजर्स, अपमार्जक, और दूसरे होते हैं अपघटनकर्ता। ये जो स्कैवेंजर्स होते हैं ये कॉमन है, तुमने गिद्ध देखी होगी, तुमने सियार देखे होंगे। एक तरीके से तुम कुत्ते और बिल्ली को भी स्कैवेंजर्स में डाल सकते हो, चूहे को भी स्कैवेंजर में डाल सकते हो। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब बात आ जाती है अपघटनकर्ता डिकम्पोजर्स की, तो यहाँ पे दोनों की संरचना बदल जाती है। फिर तुम्हारी मुलाकात इनसे होती है। जी हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये रहे इन शॉर्ट
डेट्रीटिवोर्स और सेप्रोट्रॉप, अपर्दाहारी और मृत कोशिकी। ये क्या करते हैं, ये स्कैवेंजर यानी अपमार्जक ने जितना खाया उसके बाद में ये आते हैं, फिर इनके खाने के बाद में निकलता है उस खाने का कचरा, वेस्ट, और जो वेस्ट होता है उस पर फफूंदी लगना शुरू होती है, तो जो फफूंदी की स्टेज पे ले जाते हैं वो ये ले जाते हैं सेप्रोट्रॉप। ये ध्यान रखना, कल इस पे डिटेल डिस्कशन हो चुका था। डेट्रीटिवोरस के बारे में बता दिया था, ये चूहा किसान मित्र, ये भी बता दिया। किसका डाइजेशन अंदर होता है, किसका बाहर? डेट्रीटिवोरस का इंटरनल होता है अंदर और सेप्रोट्रॉप्स का बाहर होता है। ये ध्यान रखना, ठीक है, ये भी समझा दिया था। उसके बाद ये पढ़ने के बाद में अब इस क्वेश्चन को तुम वैसे भी कल डील कर चुके थे, इसका आंसर होगा हाँ बस आप पूछ लीजिए। अंदर बाहर वाला मैं बता दे रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। डेट्रीटिवोरस जो होते हैं, डेट्रीटिवोरस जैसे केचुआ है, तो केचुआ खाना खाएगा, उसके पेट के अंदर पाचन क्रिया काम करती है। लेकिन जो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो शरीर के बाहर होता है, वो प्रोटीन रिलीज करते हैं। प्रोटीन का मतलब चिपचिपा लिक्विड एंजाइम रिलीज करते हैं। वो एंजाइम जिस चीज के ऊपर सतह पे लागेंगे उसमें फफूंदी आना शुरू हो जाती है। आपको लगता है कि बेसिकली अरे ये चीज सड़ रही है, तो हाँ बिल्कुल ठीक लग रही है, वो सड़ नहीं रही होती है, वो उसको अपघटन कर रहे होते हैं। तो बात आई समझ में, तो वो उसको फिनिश करके वापस से मिट्टी में मिला देते हैं। अब आई वजह समझ में? चलो ये डायग्राम देख लिया था, स्टेप देख ली थी, उसके बाद हम लोग ये ट्रिक से आगे बढ़ गए थे, ठीक है ना। प्रोडक्टिविटी भी देख लिया था, याद आ रहा है? कुल मतलब सकल माइनस श्वसन, रेस्पिरेशन। चलो भाई अब ये बताओ जरा लिंडमैन का सिद्धांत। पहला ये ना, ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक कोशी स्तर से दूसरे कोशी स्तर तक पहुंचना, उसमें कितने परसेंट एनर्जी चली जाती है, कितनी ट्रांसफर होती है? 90 चली जाती है, 10 ट्रांसफर होती है। सही है, तो 1000 किसी ने खाया तो कितना जाएगा आगे? 100, और 100 के आगे 10। ये रहा, याद आ रहा है? 20,000 का 10%, इसका 10%, इसका ये चला जाता है। याद रखना कहाँ चला जाता है, तो जैसे पेड़ श्वसन क्रिया करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो ये करने में इनकी 90% एनर्जी चली जाएगी, 10% आगे भेज देंगे। सेम इनका काम है, सेम इनका। ये ध्यान रखना। सबसे ऊपर वाले को कहते हैं एपेक्स प्रीडेटर या एपेक्स बोलते हैं। लो ये क्वेश्चन अच्छा है तुम्हारे लिए। अभी जो चीज मैंने बोली अगर सुनी है तो लगा दो। सिंपल सी बात है, पीसीएस 2019 से कुछ नहीं पूछा, बस लिंडमैन के सिद्धांत से एक छोटा सा क्वेश्चन निकाल दिया कि जब एक पोषण स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर एनर्जी जाती है या फ्लो ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होता है तो क्या होगा? घटेगा भाई, सीधी बात है। चलो लो एकदम बेसिक सवाल, छत्तीसगढ़ पीएससी का 2 बार आ चुका, 16 और 17। ठीक है, बाजार में आंसर दे दिया क्योंकि लिखा ही सामने। चलो है ना, बता डी सही है इसका, गुड। चलो आज अब बात करते हैं, आज पिरामिड की बात करते हैं। अब देखो ध्यान रखना, अब जो लोग आज आए कल नहीं आए थे वो थोड़ा ध्यान दें विशेष तौर पे। एनर्जी पिरामिड के माध्यम से ही क्यों दिखाई जा रही है? कोई मुझे बता सकता है कि हमने ये दिखाया कि एनर्जी यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से आ गई, लेकिन हमने पिरामिड ही क्यों लिया है? हमने रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल या काइट जैसे स्पिंडल शेप बोलते हैं उस तरीके की परमानेंट शेप क्यों नहीं लिया? हमने ट्रायंगल ही क्यों लिया? ये कौन है? कम होती चली जाएगी, वो भी ठीक है। और कोई एक्सप्लेन कर दे। बताओ सनी, आप ट्राई कर रहे थे? मैं कह रहा हूँ आप ट्राई कर रहे थे ना, कुछ बता रहे थे। नीचे वाली ज्यादा होती है तो नीचे का ज्यादा होता है, ऊपर का कम होता है। और कोई जो ये बताना चाहे कि हमने ट्रायंगल से ही क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि लेवल ऑफ एनर्जी कम हो रहा है, वो जस्टिफाई हो रहा है। जैसे कि नीचे वाले में सबसे ज्यादा है, उसके ऊपर जब पहुंचेगा तो उसमें हिरास आ जाएगा, थोड़ा सी कमी आ जाएगी, फिर उसके ऊपर पहुंचेगा तो वो और कमी पोषण उसका हो जाएगी, एक टाइम बहुत ज्यादा कम नहीं होगा। ठीक है, फिलहाल इसको दिखाने के 2 मतलब। सबसे पहली बात तो ये है कि एक तो संख्या पता चल जाती है कि फूड चेन मेंटेन है, कहाँ पे कमी आ रही है, कहाँ पे समस्या है। एक अनुपात होता है, अगर कहीं पेड़ ज्यादा हो गए, हिरन कम हो गए तो ये पिरामिड तो बनेगा नहीं।
सही है, पेड़ ज्यादा हो गए हिरन कम हो गए तो बच जाएगा, हिरन ज्यादा हो गए पेड़ कम हो गए तो ये पिरामिड गड़बड़ा जाएगा, शेर ज्यादा हो गए हिरन कम हो गए तो भी ये पिरामिड त्रिकोण में नहीं आएगा। तो इससे एनवायरमेंटोलॉजिस्ट इस बात को पकड़ लेते हैं कि कौन सा अनुपात कहाँ पे गलत चल रहा है, इसलिए इसे पिरामिड शेप में ही दिखाया जाता है, शंकुधारी शेप में, कि नीचे वाले पेड़ ज्यादा होंगे, उससे कम हिरन ही होने चाहिए, उससे कम शेर होने चाहिए। अगर शेर ज्यादा हो गए हिरन कम है तो ये पिरामिड नहीं मिलेगा, इसका मतलब ऊर्जा के प्रभाव में कहीं ना कहीं कोई कमी है। इसलिए इसको स्टडी करने का सबसे बेस्ट तरीका है पिरामिड के रूप में दर्शाने के बाद। आज चलो बैठे हुए तुम लोग टाइम आ जाओ, सर आ गए तो तुम्हारा पहला कर्तव्य सबसे पहले तो आप लोग आज चलो बैठ जाओ, 9 का टाइम था आपको, अरे नहीं कोई नहीं, आज ठीक है, थैंक यू। चलो बैठ। 9 का मतलब 9:15 था, लेकिन आप 9 9:15 के ऊपर ही हो गए थे। चलो देखो, एनर्जी फ्लो चल रहा है थ्रू एन इकोसिस्टम, ये रहा पिरामिड ऑफ एनर्जी, और इस पिरामिड को दिखाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, हमेशा सबसे नीचे प्रोड्यूसर ज्यादा ही होने चाहिए। तुम्हारे घर में लोग ज्यादा हैं कि अनाज के कट्टे ज्यादा हैं, या अनाज ज्यादा रिजर्व में? क्यों ज्यादा रखते हो? क्योंकि भैया पिरामिड, अगर प्रोड्यूसर जो खाना बना हुआ है वो ज्यादा नहीं होगा, 3 टाइम खाना खाना है, खाना ज्यादा ही स्टॉक में मात्रा होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है कि जब जरूरत पड़ेगी तब उगाऊंगा, तब खा लूंगा, फिर बाकी चीजें रख दूंगा। ऐसा करने से तुम एनर्जी पिरामिड के साथ खिलवाड़ कर लोगे। बात आई समझ में? टाइम दोनों क्या करें? हाँ पूछिए। प्रोडक्शन वाला और ये वाला पिरामिड में प्रोडक्शन में अलग है, प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादकता, उत्पाद। हाँ इन दोनों के अंतर है क्या? इसमें प्रोडक्शन में और यहाँ पर ये पिरामिड है, वो पिरामिड अलग चीज है, वो फूड चेन पे तो आप नहीं पहुंच गए। फूड चेन जो है वो एक अलग चीज है, फूड चेन के बारे में हम आगे आएंगे, अभी बता रहा हूँ। फूड चेन एक तरीका दिखाता है कौन सा जानवर किसको खा रहा है, श्रृंखला, लेकिन वो पिरामिड शेप में है ये जरूरी नहीं है, पिरामिड अलग है, फूड चेन पिरामिड के अंदर आ सकती है। चलो देख लो, 3 तरीके से पारिस्थितिकी तंत्र में आज हम इकोसिस्टम के अंदर पढ़ेंगे किस तरीके से फंक्शन, यानी इसके कार्य क्या होते हैं। तो सबसे पहला होगा ऊर्जा का प्रभाव, दूसरा होगा पोषक चक्र, और तीसरा होगा पारिस्थितिकी संक्रमण। ये 3 चीजें अगर आपसे कोई बोले कि आपके पर्यावरण के अंदर पारिस्थितिकी तंत्र क्या कर रहा है, तो आपको मेंस में आंसर लिखना पड़ेगा 3 काम करता है। कौन से? तो ऊर्जा का प्रभाव करता है, दूसरा पर्यावरण अपने आप को पोषित भी कर रहा है, ठीक है। पोषित कैसे कर रहा है कि जो नाइट्रोजन 78% पौधों में जा रही है वो इंसान के अंदर होते हुए वापस मिट्टी में भी मिलके फिर से पेड़ में पहुंच रही है। और तीसरा और अंतिम काम होता है कि कहीं किसी भी टेररिस्ट ने बॉम्ब फेंक दिया, तो बॉम्ब फेंकने के बाद दोबारा से पृथ्वी अपने आप को हरा भरा करती है कि नहीं करती है, उसे ही कहते हैं पारिस्थितिकी संक्रमिका। ये हम पढ़ेंगे अभी। मेरे कहने का मतलब आप ये है, पहले ये चीज कवर करेंगे, ये एनर्जी फ्लो पहले, ठीक है। ऊर्जा का प्रभाव डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें अलग अलग आकृति के पिरामिड भी बनेंगे। बड़े आगे चलो इसको जरा सॉल्व कर दो। आसान है, बस इसमें ये दिया है कि ये बताइए, सबसे पहले तो ये देखा करो प्राइमरी कंज्यूमर पहुंचा है। कंज्यूमर का मतलब खाना खाने वाले, ऐसे याद रखो, कंज्यूम उपभोक्ता, ना कि उत्पादकता वाला, ठीक है। एक पारिस्थितिक इंटरमीडिएट, हाँ हम कौन से कह रहे हो भैया? मेरी बात समझना, अब तुम्हें पहले सब लोग इसका आंसर दे दो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। 2-3 आप कैसे बता रहे हो? जो लोग कह रहे हैं कि हिरन लोमड़ी बाघ है, इसका मतलब ये है उन लोगों ने ट्रायंगल को पढ़ा ही नहीं जब मैंने। सबसे पहले मुझे ये बताओ, प्राथमिक उपभोक्ता कौन होंगे? पेड़ होगा प्राथमिक उत्पादकता। पेड़ ने पहली बार खाना बनाया, तो उसे जो पहली बार खाएगा वो मांसाहारी होगा या शाकाहारी? तो इसमें से तुम शाकाहारी छांट लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसका आंसर है चींटी और हिरन। चींटी पत्ती खाती है, ये बात पता होनी चाहिए। लेकिन लोमड़ी का मूल क्या है? मूल सर्वाहारी है। देखो अगर वो अंगूर खा रही है तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो आंट होती हैं स्पेसिफिकली ये सिर्फ पौधे और पत्ते ही खाती हैं। ऐसे तो आंट भी खा लेती हैं, अगर बात करो तो कोई भी चीज गिर जाए, है ना। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है 2006 यूपीएससी आयोग ने
आप जो चीज कह रहे हो कि लोमड़ी और टाइगर चले जाते हैं, इसमें टाइगर तो खैर बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन फॉक्स की अगर बात करो लोमड़ी की, तो लोमड़ी क्या हमेशा उसकी मूल प्रवृत्ति है कि वो अंगूर खा के जीवित रहेगी, लेकिन एक आंट जो है वो पत्ती खा के जीवित रहेगी। तो अब आप बात समझे, मूल प्रवृत्ति पे आ जाओ तो सिर्फ चींटी और हिरन ही इसका आंसर लिखेंगे, समझे बात को? किसमें? हाँ हो जाएगा ना। तो अब समझ गए? जिन्हें अभी भी नहीं समझ में आया मैं बता दे रहा हूँ, मैं इसको एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि सब क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने एक आपके लिए ये बनाया था डायग्राम, मैं ये कह रहा हूँ ये जो पेड़ होते हैं वो प्राथमिक उत्पादक होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। इनको खाने पे सबसे पहले ये आएंगे, पेड़ खुद को तो नहीं खा रहा ना, ये क्या कहलाएंगे? ये अगर आपसे बात करें तो खाने वाले पहले कहलाएंगे, बनाने वाले दूसरे कहलाएंगे। तो इनका दूसरा नाम है प्राइमरी कंज्यूमर। और यही सवाल में पूछा था कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं जो सबसे पहले खाएंगे, तो हमेशा ये शाकाहारी होंगे, बस इतनी बात याद रखिए। यही सवाल में पूछा गया। अगर वो पूछता T3 लेवल पे कौन आएंगे तो आप नॉनवेज वालों को डाल देते, तब हो जाता लोमड़ी और टाइगर। लेकिन उसने पूछा है कि जस्ट पेड़ खाना बना रहा है, फिर कौन खा रहा है, तो चींटी और हिरन। चलो क्वेश्चन, हाँ क्या हुआ, कोई क्वेश्चन पूछो जनी। ठीक है चलो आगे बढ़ गए। लो इसका आंसर ये भी दिए चुके हो आप। T1 ट्रॉफिक लेवल 1 पर सबसे पहले कौन बैठेंगे? सिर्फ हरे पौधे या हरित पादप, ग्रीन प्लांट्स। चलो अब देखो, आपने एक चीज देखी कि अगर बात करो जमीन पर, स्थल पर, आपने फूड चेन देखी। फूड चेन में हमने ये देखा सर प्लांट को खाने वाले शाकाहारी के बाद में सारे मांसाहारी। क्यों? क्योंकि उसके बाद में सब खाते चले जाते हैं एक दूसरे को। अब जैसे इसी में देख लो, पहले पौधे के बाद में टिड्डे के बाद में चूहे के बाद में सांप के बाद ये। लेकिन आप में से किसी ने ये भी तो सोचा होगा सर ये जो फूड चेन आपने पढ़ाई है जमीन पे होती है, लेकिन पानी के अंदर भी तो कोई चलता होगा ना, खाद्य श्रृंखला। तो पानी के अंदर भी एक फूड चेन चलती है, वो ये सबसे पहले आते हैं एल्गे। ये माइक्रो एल्गे होते हैं, बहुत सूक्ष्म, शैवाल कह सकते हो, कवक कहना वैसे ज्यादा ठीक रहेगा। तो ये जो होते हैं वो फाइटोप्लैंक्टन, इनका नाम होता है। सर ये फाइटोप्लैंक्टन क्यों है? क्योंकि नाम याद रखो, पी से फोटोसिंथेसिस, पी से फाइटो। ये सूर्य के प्रकाश पड़ने पर खाना बनाते हैं। अगर आपको ये देखने हैं तो अफसोस आपको ये नेकेड आई से नहीं दिखेंगे, ये बहुत सूक्ष्म होते हैं। अब मैं आपको जल के अंदर खाद्य श्रृंखला बता रहा हूं कि जल के अंदर जितने जीव रहते हैं वो क्या खा के जीवित रहते हैं। तो सबसे पहले वो क्या खाते हैं? फाइटोप्लैंक्टन। ये एक तरीके से जल के अंदर पाए जाने वाले सूक्ष्म ऐसे एल्गे होते हैं जिनके अंदर खाना बनाने की क्षमता होती है। इसके जस्ट बाद आते हैं जूप्लैंक्टन, इनको वैसे प्लवक कहते हैं। ये प्लवक जो है ये इन हरी चीजों को खाते हैं। फूड चेन वही जा रही है, यानी जल के अंदर भी सबसे पहले कौन आ रहा है? खाना बनाने वाला। अब वो खाना बना ले रहा है, उसके बाद अगला कौन आ जा रहा है? तो वेजिटेरियन भी आ जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसको खा जा रहा है। ठीक इसके बाद जूप्लैंक्टन के बाद कौन आ जाएगा? छोटी मछलियों का खाना। किसी के घर पे एक्वेरियम है, एक्वेरियम, अगर किसी के घर पे जलीय जीव रखने वाला एक छोटा डब्बा हो तो उसके अंदर तुम्हें एक फूड बॉक्स मिलता है। आपने कभी उनको खाना डालोगे तो उसमें लिखा होता है जूप्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन द्वारा निर्मित, क्योंकि वो उसके अंदर वही गुण डालते हैं, जो चीज बनाने के लिए समुद्र में मिलती है। बात समझे? तो फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, छोटी मछली को कौन खाती है? बड़ी मछली। और इस तरीके से जल के अंदर फूड चेन चलती है। मेरी बात समझना, इसलिए कंपैरिजन में रखा है। एक सिमिलरिटी देखो, जमीन पर पेड़ अपना खाना बना रहे हैं, तो जल के अंदर भी भैया पेड़ पहुंच गए हैं एल्गे के माध्यम से, क्योंकि पानी वाले पदार्थ पे एल्गे तैरती रहेगी। तो फिर सर जल के बिल्कुल नीचे मछलियां कैसे खाना खाती होंगी? बहुत आसानी से। ये जो जूप्लैंक्टन है ये ऊपर आकर के फाइटोप्लैंक्टन खा जाते हैं। फिर जूप्लैंक्टन तो हर जगह घूम रहे हैं, ऊपर नीचे, ये नीचे चले जाते हैं, नीचे जाके मछली खा लेती है। मतलब जहां पर पेड़ तक मानव जा सकता है, लेकिन मछलियां और जूप्लैंक्टन को नहीं पता कि हम खाने तक कैसे पहुंचे, खाना ही उड़ के उनके पास तैर रहा है। तो प्रकृति ने सबकी व्यवस्था कर रखी। बात आई समझ में? इसे कहते हैं मैराइन फूड चेन, यानी कि जलीय खाद्य श्रृंखला। लो अब जरा इसको और सॉल्व करो। दिख रहा है? और जूम करो। ठीक है,
ठीक है, दिख रहा है ना, पीछे दिख रहा है, वरना जूम कर दूंगा। क्वेश्चन ये है कि एक फूड चेन, सेकंड वाला गलत है, बाकी दोनों ठीक है। अच्छा हाँ, इसका आंसर क्या होगा? हाँ बताओ। ये आईएएस का प्रश्न है और बहुत बेसिक प्रश्न, बहुत बेसिक। क्या लगता है? करिए प्रयास, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है? हाँ, ओनली वन। ठीक है, अब यहाँ सेकंड वाले पॉइंट में आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। इन्होंने सेकंड वाले पॉइंट में लिखा है कि एक जाति की समष्टि, तो एक जाति की समष्टि में कैसे हो जाएगा? क्या इंसान ही इंसान को खा लेगा? तो सेकंड होगा। और अगर सेकंड नहीं पे हो रहा है तो फिर जिसके अंदर सेकंड दिया हुआ उसको एलिमिनेट कर दो। तो इसका सिंपल सा आंसर है, इसका एक ओनली पे चला जाएगा। क्योंकि थर्ड वाला आपको जरूर सही लग रहा होगा कि फूड चेन दर्शाती है कि नंबर ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म, तो ये फूड चेन नहीं दर्शाती, ये पिरामिड दर्शाता है। कौन दर्शाता है? पिरामिड दर्शाता है। तो इसलिए इसका उत्तर कौन सा ठीक होगा? केवल एक वाला। समझ गए? कोई डाउट? तो आईएएस के प्रश्न टफ नहीं है, लेकिन आईएएस के प्रश्न थोड़ा सा बुद्धि घुमा देते हैं कि आपको सोचने पे मजबूर करते हैं। खैर ये भी छोड़, अब आ जाए। ये रहे फाइटोप्लैंक्टन, जल वाले, जिसको फाइटोप्लैंक्टन देखने, ये देखिए, ये छोटे छोटे एल्गे टाइप के होते हैं, पानी में रहते हैं, इन्हें माइक्रो एल्गे के नाम से भी जाना जाता है। ये माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल होते हैं इस तरीके से, ये लग रहा है ना, हरी हरी, जैसे आप कह सकते हो कि सलाद। खैर माइक्रोस्कोप पे देखोगे। हाँ उन लोगों ने देखे होंगे, उनकी फोटो ली होगी, उन्हें डाल दिया। मैंने तो अभी आज तक इन्हें प्रैक्टिकली ना लैब में देखा है ना सामने से उस फोटो में देखा। हाई स्कूल में देखा था मैंने, वो जरूर देखा था एक्सपेरिमेंट करते समय, जो प्याज होता है उसके ऊपर की पील निकाल के बॉल देखी थी, पूरी सेल बॉल, है ना, तो वो हमने देखी थी। खैर इस पे आ जाओ। ये बात ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, मुझे पढ़ाना है तुम्हें एनर्जी फ्लो। ऊर्जा का प्रवाह देखने को किससे मिलता है? फूड चेन। तो सबसे बड़ा सवाल ये सभी से है कि फूड चेन क्या होती है? कौन मुझे बता सकता है? बताओ। ये भी बताऊंगा फूड चेन किस साइंटिस्ट ने दिया, पिरामिड के साइंटिस्ट ने दिया, ये भी बताऊंगा, चार्ल्स एल्टन के बारे में भी बताऊंगा। हाँ बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। क्या होता है फूड चेन? बताओ, क्योंकि इंटरेक्शन जरूरी है सब्जेक्ट की नॉलेज के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय फूड चेन? खाद्य श्रृंखला क्या होती है? खाद्य श्रृंखला, जिसे जो लगता हो वो बताए, उसके बाद डेफिनेशन तो मैं बताऊंगा। सामने लिखा हुआ है, पढ़ के भी आप क्या होती है फूड चेन? किसी क्रमिक व्यवस्था में जब ऊर्जा का स्थानांतरण एक जीव द्वारा दूसरे से किया जाता है और दूसरा का उपभोग करने के बाद उसका जो स्थानांतरण होता है वो तीसरा होता है। ठीक है, मतलब ये डेफिनेशन जो है वो बस थोड़ी जटिल है, लेकिन आज डेफिनेशन ये है। तो ये बात जो कह रही है कि मान लीजिए एक किसी भी द्वारा, ऐसे प्राणी द्वारा या ऐसी प्रजाति द्वारा अगर किसी ने क्या करा, उपभोग करा, और उपभोग करने के बाद उसकी ऊर्जा दूसरे में चली गई, फिर उसने उपभोग करा, तीसरे में चली गई, तो यही बात लिखी है कि खाद्य श्रृंखला अगला और पिछला दोनों हिसाब लेके चलती है। अगर मैं खाद्य श्रृंखला को कहूँ तो ये वर्तमान है, ये पास्ट भी देख लेता है और ऐसा वर्तमान जो फ्यूचर भी देख रहा है। कहने का मतलब ये एक चैन होती है। जैसे मान के चलो ये बता रही है कि अगर ये इसने खाना बनाया तो इसको कौन खाएगा, लेकिन ये जो पेड़ पौधा भी सड़ गल गया तो इसको भी कौन खत्म कर सकता है? अपघटन करता। तो इस तरीके से बनती है खाद्य श्रृंखला, फूड चेन, जिसमें उसका अगला और पिछला हमें साफ साफ पता चल रहा है, उसे फूड चेन कहते हैं। तो सर ये फूड चेन का कंसेप्ट दिया करने, तो भैया ये फूड चेन का कंसेप्ट दिया था इस व्यक्ति ने, ये चार्ल्स एल्टन। ये ध्यान, फूड चेन का और पिरामिड का कंसेप्ट इसी ने दिया था, चार्ल्स एल्टन ने। चार्ल्स एल्टन डार्विन का बहुत बड़ा भक्त था। डार्विन सुना ना, जिसने थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। चार्ल्स डार्विन का नाम काफी फेमस है, और ऐसा मैंने नहीं कहा, ऐसा इन्होंने खुद ही बोला है। ये रहा, ये खुद कहते हैं कि मुझे
डार्विन के सिद्धांत बहुत पसंद आते थे, अपनी ओर आकर्षित करते थे, और डार्विन एकमात्र ऐसे रहे हैं जिन्होंने जनजाति को, वनस्पति को एक सीमित जगह से हटा करके एक बड़ी जगह पे लाके रख दिया है अध्ययन हेतु, ऐसे इनके शब्द थे। तो कल को मैंने ये स्टेटमेंट क्यों दिखाया बेटा, इनका स्टेटमेंट डार्विन के ऊपर पीसीएस पूछ लेगा कि कौन इनके बहुत बड़े प्रेरक थे, किससे प्रभावित हुए। तो याद रखना कि ये प्रभावित किससे हुए, एल्टन डार्विन। ये बात मत भूलना, ये क्वेश्चन बन जाते हैं क्योंकि जो फेमस किताबों की फेमस लाइनें होती हैं वो इधर उधर सर्कुलेट होती हैं, बनती हैं। आप हमेशा याद रखना, अब है ना, जैसे आप सभी लोगों को भले ही पूरा ना पता हो स्वामी विवेकानंद के बारे में, लेकिन ये पता होगा उठो जागो तब तक मत सो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न करो। और ये आ चुका है, ये आप ऐसे में लिख सकते हो या इससे क्या समझते हो। तो ऐसे ही डार्विन से इन्हें क्या प्रेरणा मिली, हो सकता है कल को आ जाए, और नहीं भी आए तो ऐसे राइटिंग में आप लिख सकते हो। तो मैनचेस्टर इंग्लैंड में पले बड़े, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक पहुंचे। उसके बाद में ऑक्सफोर्ड यूनि के बाद तो इन्होंने कई सारे अवार्ड जीते। पर्यावरण के संबंध में इन्होंने जीता टाइलर प्राइज अचीवमेंट, और इन एक डार्विन मेडल भी होता है, डार्विन मेडल जो डार्विन के नाम पे ही था। तो वो इनके लिए विशेषता ऑब्जेक्टिव में स्टैटिक जीके में पूछा जा सकता है कि डार्विन मेडल किससे संबंधित है या इस साइंटिस्ट ने कौन सा मेडल जीता। तो डार्विन मेडल कनेक्शन हो गया, डार्विन से प्रेरित डार्विन मेडल। चलो आ जाओ, अब ये देखो, हाँ, खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती है। अगर आपसे पूछा जाए फूड चेन कितने प्रकार की होती है, तो पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ फूड चेन कितने प्रकार की होती है। फूड चेन 2 प्रकार की, ये चराई और अपरद वाली। चराई मतलब कैसे, पत्ती, पत्ती को कीड़ा खा गया, कीड़े को एक और खा गया, इसको ये खा गया। फिर दूसरी डेट्रीट्यूस वाली जो मैंने कल पढ़ाई थी आपको। डेट्रीट्यूस का मतलब ये था कि अपरदाहारी वाली जब पढ़ाई थी तो उसमें आपने देखा था पत्ती को कौन खा रहा था, पहले केचुआ खा रहा था। अब केचुए ने पचा करके उसको बाहर कर दिया था, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि केचुए को कोई और कीड़ा खा जाए। नहीं बता दीजिए, इस कीड़े को ये खा जाए, ऐसा हो सकता है ना। तो 2 प्रकार की खाद्य श्रृंखला होती है, सबसे पहले होती है चराई वाली और दूसरी कौन सी होती है, अपराधारी। अब जो वाली हमारे पास है ये डेट्रीट्यूस वाली, अपरद बोलते हैं इसको। ये यहाँ पर ऐसे हिंदी में लिख दिया मैंने, चिंता की बात नहीं। तो ये आ जाओ, अरे कोई नहीं, क्लास में आ जाओ। ये देखो, खाद्य श्रृंखला 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, एक तो चराई वाली और दूसरी अपरद वाली। बस इतना याद रखना, हमेशा जो चराई वाली होगी जिसे इंग्लिश में ग्रेजिंग कहेंगे, ग्रेजिंग कहेंगे, वो शुरू होगी पत्तों से, यानी ऑटोट्रॉप से, स्वपोषी से। मतलब चराई का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि आपका जानवर आप चराने ले जाते हो तो वो क्या खाता है, वो भैया घास पत्ती खाता है। तो चराई कहाँ शुरू होगी, घास पत्ती से। लेकिन दूसरी वाली जो शुरू हो रही है अपरद खाद्य श्रृंखला, ये किसी चीज के मरने से शुरू होती है, मरे हुए जीव पर फीड करने से। कचरा भी कह सकते हो आप, वेस्ट कह सकते हो, किसी की मृत शरीर भी कह सकते हो, तो उस पर फीड करने वाली कहलाती है अपरद खाद्य। ये याद रखना, स्मिथ वर्सेस स्मिथ ने भी इन दोनों श्रृंखलाओं का विभाजन किया था, इन दोनों श्रृंखलाओं के ऊपर बात करी थी। स्मिथ वर्सेस स्मिथ, मतलब स्मिथ और स्मिथ करके कह लो, इनका स्मिथ नाम था। 2009 में कुछ इनकी स्टडी हुई थी, स्मिथ और स्मिथ है, केस लग रहा है 2009 एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था। तो पीसीएस तो पूछ सकता है, यूपीएससी भले ही ना डाले, बट पीसीएस कैन, है ना बेटा। हाँ मैं भी रिपीट करूँ, चराई वाला और मृत वाला मैं रिपीट करूंगा, बस मैंने खाली ये पढ़ के बताया कि आप इस डेफिनेशन के हिसाब से देख सकते हैं कि खाद्य वेब कह सकते हो या खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की, फूड चेन कितने प्रकार की होती है। सर एक जीवित को खा रहा है, जैसे पत्ती जो है, पत्ती तो पत्ती टूट के गिर गई, या पेड़ पे डायरेक्टली हिरन आ गया, हिरन ने खाया, हिरन को शेर खा गया, ये भी एक फूड चेन का हिस्सा है। लेकिन अगर शेर मर जाता है या फिर हिरन ने कुछ पूप गिरा दिया, हिरन ने वेस्ट गिराया, तो उस वेस्ट की अलग फूड चेन चलेगी कि नहीं, उसको खाने के लिए अलग से आ जाएंगे भैया सेप्रोट्रॉप्स। ये लो, ये देखो, ग्रेजिंग वाली होगी चराई, इस पे साफ साफ लिखा है कहां से शुरू होती है, इट स्टार्ट फ्रॉम द ग्रीन प्लांट एट द बेस। सबसे पहले शुरू किससे होगी, ग्रीन प्लांट से। ये देखो, ये रही 3 प्रकार से। इन तीनों में एक चीज देखो, शुरू कहां से हो रही है, ग्रास, कैरेट्स, ये है ग्रेजिंग चराई वाली, चराई चराई में हमेशा शुरुआत कहां से होगी, तो भैया स्वपोषी से, प्रोड्यूसर से, पेड़ पौधों से, समझ गए। अब अगली वाली देखो, ये है डेट्रिटस। ये कहां से शुरू होती है, मृत ऑर्गेनिक मैटर से। मृत ऑर्गेनिक सीधे लिखा है, इट स्टार्ट फ्रॉम दी
ऑर्गेनिक डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होती है सर। कैसे? ऐसे, ये वाली, ये नीचे वाली पत्ती पेड़ से अलग होगी सूख के, भाई उसकी डेथ ही होगी, अब वो हरी भरी तो होगी नहीं, तो उसको कौन साफ करेगा? उसको साफ करेंगे हमारे प्यारे डेट्रीटिवोरस, ठीक है, अप्रदाहारी। ये अप्रदाहारी पत्ती को खाएंगे, पत्ती को खाने के बाद फिर वेस्ट निकालेंगे, उस वेस्ट पे कौन टूट पड़ेगा? सेप्रोट्रॉप्स। तो ये दो प्रकार की खाद्य श्रृंखला होती है, ये बात याद रखना। अब ये देखो, इसको बताओ ये कौन सी वाली है? बंद गोभी में अक्सर कीड़े निकलते हैं, देखा होगा ना, बंद गोभी कैबेज में अक्सर निकलते हैं। तो भाई वो कीड़ा अपना काम कर रहा होता है, वो फूड चेन का पहला वाला हिस्सा स्टडी कर रहा होता है। लेकिन अगर दूसरी बात है, आप ये देखो कहीं पे कुछ ऐसी शिट पड़ी होती है या कहीं पे इस तरीके का कोई वेस्ट पड़ा होता है, ह्यूमन वेस्ट, एनिमल वेस्ट, उस पर कौन फीड करता है? सर ये फीड कर जाता है इस तरीके से, डेट्रीटिवोरस। और इनको भी कभी कभी कौन खा लेता है? आपने देखा होगा कि केचुए को अक्सर मुर्गे वगैरह भी खा लेते हैं, और भी छोटे छोटे जीव जंतु खा लेते हैं, तो वो भी फूड चेन पूरी कर रहे हैं। अब मुर्गे में आहार पहुंच गया, अब मुर्गे से कहीं और चला जाएगा, तो ये चीज रहती है, मानव तक पहुंच जाएगा। अब ये रही समुद्र के अंदर। देखो समुद्र के अंदर भी ये सवाल आ चुका है यूपीएससी में, उसने ये तीनों के नाम लिख दिए थे। इनमें पहले बोलते हैं डायटम्स, उसके बाद बोलते हैं क्रूटेशियंस, तीसरा है हेरिंग। तो भैया DCH बोला जाता है। सबसे पहले ये समझ लो ये डायटम्स क्या है। तो ये डायटम्स वही हैं जो मैंने भी आपको बताए थे, फोटोप्लैंक्टन्स है ना, फाइटोप्लैंक्टन्स, प्लवक। ये अपना खाना प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं, इनमें गुण होते हैं, ये अपने आप को खाना प्रकाश संश्लेषण विधि से बनाने के बाद इधर उधर घूमते रहते हैं। इन पर कौन फीड करता है? तो सर इन पर ये फीड करते हैं क्रस्टेशियंस, और क्रस्टेशियंस के बाद कौन फीड करता है? हेरिंग्स। ये समुद्री फूड चेन। मैं फिर समझा देता हूं, इसे डायटम्स इसलिए बोल रहे हैं कि इसका साइंटिफिक नाम कह सकते हो, वरना डायटम्स भी आप ना बोलो। हाँ वो आप बात ठीक कह रहे हो कि अगर उसके बेस पे चले जाओ तो यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर दोनों होते हैं, आप बात ठीक कह रहे हो। लेकिन इन्होंने इसके डायटम की परिभाषा ये दी, पढ़ो। इन्होंने एक कोशीय की ही माना, उसके बाद देखा है शैवाल। शैवाल वही हो गया, बताया था मैंने, जिसकी कोशिका भित्ति सिलिका से बनी होती है, प्रकाश संश्लेषक, फोटोसिंथेसिस, जिसका अर्थ है कि वे भोजन बनाने के लिए प्रकाश का उपयोग। डायटम अधिकतर जलीय होते हैं, लेकिन कुछ नम स्थानों जैसे मिट्टी में भी पाए जाते हैं। तो इसका मतलब रामसार साइट है, जैसे हमारे यहाँ सबको पता है कि वेस्ट बंगाल एक एरिया है, वहाँ पे एक रामसार साइट है, सुंदरबन डेल्टा है, वहाँ हमेशा क्या रहता है? रामसार बनाते हैं उस साइट को है जिनमें आर्द्रता रहती है 12 महीने। तो ऐसी आर्द्र भूमि वाले स्थान पर इस तरीके के डायटम के ऊपर फीडिंग करेंगे, खाएंगे, वहाँ ये डायटम टोटल कितने बताइए? अभी लेटेस्टली ऐड हुए थे, पहले 37 थे, उसका टोटल कितना हो गया? और उनको पता पूछ लें। चलो आ जाओ इधर, ये आ गए क्रूस्टेशियंस। क्रूस्टेशियंस समझ लो, केकड़ा, क्रेफिश, लॉबस्टर, ये तो बहुत खाया जाता है, ये लॉबस्टर है ना, बिल्कुल। श्रिम्प, श्रिम्प बहुत खाया जाता है, ये रहा श्रिम्प, ये प्रॉन, ये सब कुल मिला के आप ऐसे कह सकते हो कि जो डायटम्स में फीड करते हैं, जो डायटम्स खाते हैं, और डायटम्स खाने के बाद भी ये बची हियरिंग्स, ये नहीं खा जाती। तो ये जल के अंदर फूड चेन, यानी अगर आप मछली को खाना दे रहे हो तो मछली जो खाना खा रही है उसका इंतजाम प्रकृति ने कर रखा है कि मछली के लिए उसने बना रखे हैं प्लवक। कौन से वाले प्लवक? जिसे फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। वो पानी में घूम रहे हैं, तैर रहे हैं, खाना बना रहे हैं। उसके बाद उन्हें कौन खा दे रहा है? उन्हें खा ले रहा है भैया जूप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन कौन खा रहा है? छोटी मछली, छोटी मछली को बड़ी मछली, और बड़ी मछली को सबसे बड़ी मछली। ये बात आई समझ में? इसे कहते हैं जलीय खाद्य श्रृंखला। इनके नाम मत भूलना, डायटम्स, क्रूटेशियंस, हियरिंग। अगर ये नाम याद कर लिए तो यूपीएससी हिला दो, क्योंकि भाई यूपीएससी का क्वेश्चन यही होता है, यूपीएससी यही टेक्निकल नाम पूछ रहा है। यूरोपियन की फूड मेन्यू लग रही है। हाँ यूरोपियन की फूड मेन्यू, सही कह रहे हो, जैसे अच्छे होटल भी हैं भाई, ये सब होता है। तो इसमें से कई जो आइटम आप देख रहे हैं ना, वर्नाकुलर क्रैब, क्राइफिश, लॉबस्टर, हर्मिट, मैंने एक चीज देखी। किसके बारे में? हेरिंग्स। हेरिंग्स का सीधे मतलब वो मछलियों की प्रजाति जो इनसे भिन्न है, बस सीधी बात समझिए।
अब जैसे कोई कहता है कि मान के चलो केकड़ा मछली है, तो केकड़ा मछली में नहीं रखो, केकड़ा रखोगे किसमें रखोगे, ये लिखा है क्रूस्टेशियंस, वो मछली नहीं हो सकता, वो क्रूस्टेशियंस है। जितनी मछली आएंगी उन्हें तुम हियरिंग्स कैटेगरी में डालो, बस सिर्फ मछली। अगर इसके अलावा हाँ, अगर तुम सोचो ऑक्टोपस डाल दें तो उसका घर अलग हो जाएगा, इसमें हाँ डाल सकते। वेल तो खाती ही नहीं है, वो तो वैसे भी वेजिटेरियन ही होती है। तो जो मछली जो नॉनवेज खा लेती है वो सब हियरिंग्स खाते हैं, समझ गए। इन्होंने बस टेक्निकल नाम दे दिया, मतलब वही है जो हमने यहाँ पे समझा था कि वो जो लंबी वाले स्तर से पूछे। चलो आ जाओ, अब बताओ खाद्य जाल क्या होता है। खाद्य जाल, पहले तुम्हें खाद्य जाल दिखा दिया जाए। लो ये क्या होता है बताओ, खाद्य जाल। क्या होता है बताओ सर। खाद्य जाल ही सत्य है, खाद्य श्रृंखला झूठ। ये याद रखना, इस पे क्वेश्चन आ चुका है कि फूड चेन के बारे में लिखा हुआ था, क्या फूड चेन प्रैक्टिकली संभव है? नहीं सर, सिर्फ शेर अगर हिरन को ही खाएगा फूड चेन के अकॉर्डिंग, तो फिर क्या सामने गाय होगी तो वो उससे कह देगा हिरन बन जाओ तभी खाऊंगा? एक लॉजिक सी बात। तो लॉजिक समझो, ये वास्तविकता है कि अगर मेंढक को तमाम चीजें मिल जाए, जैसे मेंढक को मान के चलो बटरफ्लाई दिख रही, बटरफ्लाई खा लेगा, नहीं तो टिड्डा मिला टिड्डा खा लेगा, कुछ भी नहीं मिला कोई और थोड़ा बहुत छोटा मोटा कीड़ा घूम रहा तो खा लेगा, सेम। तो ये वास्तविकता है, इसे ही कहते हैं खाद्य जाल, क्योंकि खाद्य जाल ये बताता है कि एक एक जीव का पोषक स्तर कई अन्य जीव भी हो सकते हैं। अगर आप इंसान रोटी नहीं मिली पराठा खा लिया, पराठा भी नहीं मिला ब्रेड खा लिया, ब्रेड भी नहीं मिला तो भैया कोई बात नहीं चावल बना के खा लिए, मतलब तमाम फैसिलिटी अवेलेबल है। तो अगर हम कहते हैं कि मानव सिर्फ पेड़ पौधे ही डायरेक्ट खाता है तो नहीं हो सकता। कई ऐसी चीजें भी मानव खाता है जो पेड़ पौधे कभी नहीं बनाते, है ना। तो ये ह्यूमंस में तो कोई कहता है छोड़ दो एग्जांपल के लिए। अब एनिमल, इसमें ह्यूमंस रखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये कोई पिरामिड थोड़ी, ये तो खाद्य जाल। वो बस इतना बता रहा है कि एक चीज के खाने के आइटम कई कई हो सकते हैं, मेन्यू इसे कह सकते हो, ओरिजिनल मेन्यू। लेकिन इसमें एक चीज नोटिस करो, क्या कोई एरो नीचे आ रही है? सारी एरो किधर जा रही है? पेड़ों से ऊर्जा इन्होंने ली, इनसे ऊर्जा कहां जाएगी? ऊपर। ये बिल्कुल एक नियम है, ये एक नियम है और ये फिक्स नियम है। ग्रुप में तो ऐड हो दोनों, ऑफिशियल में। हाँ चलो लेट हो गए ना आप लोग काफी, तो लेक्चर वाइंड अप होने लगता है। चलो देखो फिर ऐसी मर्जी वैसा, इस पे आ जाओ। फिलहाल ये देखो खाद्य जाल, मेरा कंसेप्ट समझो समझाने का कि खाद्य जाल जो है या कोई भी फूड चेन होती है, हमेशा ऊर्जा का प्रवाह नीचे से किधर जाएगा? अपवर्ड। किधर जाएगा? क्या कभी ऊर्जा का प्रवाह नीचे आएगा? सर कभी ऐसा होगा कि शेर ने हिरन को खाया और एनर्जी घास को मिल जाए? या शेर ने हिरन को खाया, एनर्जी हिरन को मिल गई? सर वो तो मर ही चुका है, अब उसे कैसे एनर्जी मिलेगी? हमेशा हिरन को खाने के बाद एनर्जी किसे मिलेगी? शेर को। ये बेसिक चीज है। तो अगर ये बात मैं कहूं कि ऊर्जा का प्रवाह यूनिडायरेक्शनल अप राइट या ऊपर की ओर होगा, तो ये सत्य है? नहीं सर, ये सार्वभौमिक सत्य है, इसको कोई नहीं काट सकता। मैंने रोटी खाई तो रोटी से ऊर्जा मेरे में गई, मैंने सारी ऊर्जा वापस से निकाल दी, खत्म बात। अब अगर आपको भी कोई खा जाए तो भैया ऊर्जा उसके पास ही जाएगी, ना कि आपको ऊर्जा मिलेगी, तो है ना सीधी बात। तो ये लोग अब खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला के बाद जरा इसको भी पढ़ लेना, वैसे मेंस का क्वेश्चन है, इसको बाद में डील करेंगे। बस ये देख लो, जहां जहां तक रेड चला हुआ है ना हाईलाइट, उसको पढ़ लो बस, पूरा पैरा ना पढ़ के खाद्य जाल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। खाद्य जाल की अवधारणा किसने दी थी? ठीक है, और पहली बार चार्ल्स एल्टन ने कौन सी पुस्तक में इसका जिक्र करा था? तो नाम है एनिमल इकोलॉजी। मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ, टीसीएस एनिमल इकोलॉजी, एनिमीलिया, अलग अलग किताबों के नाम पूछ चुका है, हमेशा पूछ चुका है कि किस साइंटिस्ट ने कौन सी पुस्तक का विमोचन करा था, कौन सी पुस्तक उसने लिखी थी, और उस पुस्तक में किस प्रजाति का जिक्र किया था, समझ गए, किस स्पीशीज के बारे में बोला था। तो एनिमीलिया किसने लिखी थी? तब 1927 में। इसमें पहली बार ये अवधारणा, पहले तो हाइपोथेसिस ही था, अगर इससे बढ़िया सिद्धांत आ जाए तो ये हाइपोथेसिस टूट भी सकता है, साइंस चैलेंजेस देती है हमेशा। तो इसमें इन्होंने बताया था कि बहुत सारे जीव जंतुओं को मिला करके ये खाद्य जाल बनता है, और इन्होंने इसमें कटाक्ष दिया था कि खाद्य श्रृंखला एक मिथ्या है, झूठ है। शेर हिरन को खाएगा, हिरन पौधे खाएगा, जरूरी नहीं शेर हिरन को खाए।
अगर शेर को नहीं मिल रहा तो गाय बकरी कुछ भी खा जाता है, कुत्ता भी खा लेता है, इंसान भी खा लेगा। बात आई समझ में? तो ये किसने दिया था, किसकी पुस्तक में था? ये यूपीपीएससी के लिए कामयाब है। चार्ल्स एल्टन के बारे में नाम तो याद रखना, यूपीएससी भी पूछ सकता है। चलो ये हो गया। तो अभी मैंने जो चीज बोली वो एक बार फिर से तुम्हारे सामने, एक है फूड चेन, एक है फूड वेब, लेकिन दोनों में ऊर्जा का प्रवाह किधर है? ये परम सत्य है। अगर कोई तुमसे कहे कि ऊर्जा का प्रवाह नीचे की ओर हो सकता है तो कहना बिल्कुल गलत कह रहे हो, कभी नहीं हो सकता, ये बात समझना, ठीक है? ऊर्जा का प्रवाह हमेशा किधर जाएगा? ऊपर। इसलिए पिरामिड जो है वो नीचे बेस से, ज्यादा बेस से कैसा होता चला जाता है? ऊपर की लेवल, शंकुधारी अवस्था में। तो ये कई सारे, हाँ पतला, तो इसे ट्रॉफिक लेवल कहते हैं, ठीक है? रोटेशंस हो गया। अब देखो, अब हम बात करेंगे पिरामिड की। सबसे पहले पिरामिड को हिंदी में देख लो, क्या कहते हैं? शंकुनुमा आकृति कहते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। पिरामिड के भी ओरिजिनल जो है वो भैया चार्ल्स एल्टन ही है। चार्ल्स एल्टन ने खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल का सिद्धांत भी दिया। चार्ल्स एल्टन ने पिरामिड बनाने का भी सिद्धांत दिया, और इसीलिए यूपीएससी ने एक बार लिख दिया था एल्टोनियन पिरामिड का सिद्धांत बताइए। तो एल्टोनियन मतलब चार्ल्स एल्टन को एल्टोनियन बोल दिया, उनके सिद्धांत को पिरामिड बोल दिया। तो एल्टोनियन पिरामिड कह सकते हो कि नहीं कह सकते, है ना? वजाहत का मोबाइल, एल्टन का पिरामिड, तो एल्टोनियन पिरामिड, वजाहत मोबाइल, ऐसे करके। अब समझ गए? तो अब आ जाते हैं हम, अब समझना, अब हम बात करेंगे पिरामिड की। सबसे पहले ध्यान देना, हमने पारिस्थितिकी तंत्र के फंक्शन कार्य के अंदर आए, उसमें हमने 3 चीजों का विभाजन देखा। पहला था ऊर्जा का प्रवाह, दूसरा था पोषक चक्र, तीसरा था पारिस्थितिकी क्रमिका। अब हम ऊर्जा के प्रवाह के अंदर एंटर हो गए हैं। ऊर्जा के प्रवाह में सबसे पहला टॉपिक है पिरामिड, पारिस्थितिकी शंकुधारी आकृति। उसके अंदर हम 3 तरीके की आकृतियां पढ़ेंगे। पहली आकृति जो प्रजाति की संख्या पे होगी, दूसरी आकृति जो जैव भार पर होगी, तीसरी आकृति उत्पादकता के बेसिस पर होगी। कोई डाउट? बड़े समझ गए? कनेक्शन में बताता जा रहा हूं कि हम पढ़ते हुए कहां से आ रहे हैं। फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो के बाद पिरामिड पढ़ रहे हैं। पिरामिड कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। चलो, ये भी किसने दिए थे? एल्टन ने। तो एल्टन का फोटो दोबारा लगा दिया। पिरामिड कितने प्रकार से हैं, इसको बनाने हैं, देख लो और बना लेना। नो पीडीएफ्स विल बी डिलीवर्ड, सिंपल सी बात। नो जोक्स विल बी क्रैक्ड, नो एंटरटेनमेंट विल बी डन। सिलेबस सीखो, इस लायक बनो। That's why there is a big change in my attitude today. It will last forever. Number, biomass productivity. ठीक है? तो संख्या के आधार पे, मतलब ये वाला तो बहुत बेसिक है। पेड़ की संख्या ज्यादा होगी, हिरन की संख्या कम होगी, शेर की उससे कम होगी। समझ गए? एपेक्स प्रीडेटर कम होता जाएगा। अब ये जैव भार क्या होता है, तो जैव भार भी मैं तुम्हें सिखाऊंगा, इसका कैसे बनता है वो भी बताऊंगा। और भैया उसके बाद उत्पादकता के बारे में भी जानेंगे, है ना? अब उत्पादकता तो तुम्हें पता है, हमने निकाला था एनपीपी इक्वल जीपीपी माइनस आर। बजाओ, साइलेंट कर लेना लौट के, वरना फोन फेंक दूंगा। इधर देखो, यहां से एनर्जी फ्लो, सन्स एनर्जी ऊपर की ओर जाती है, ये चीज क्लियर है। चाहे कैसे भी डायग्राम में बोल दो, चाहे किसी भी तरीके से बोल दो, तो लो बताओ। कई बार ये बात रिपीट कर चुका हूं, 2 उत्तर। साइलेंट कर दो जाता हूं। द एनर्जी पिरामिड इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है। कैसा होता है सर? सीधा, स्ट्रेट, अपवर्ड, सीधा, चाहे इसे तुम ये कह दो यूनी डायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में बहने वाला। तो भैया ये कई बार रिपीट हो चुका है और यूपीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है स्ट्रेट, सीधा, ऊपर की ओर। चलो अब ये बताओ, पहले इसके ऑप्शन पढ़ लो, मुझे बताना, फिर मैं आंसर पे आपको ले आऊंगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत इजी है। सबसे पहले तो वही लिखा है कि ऊर्जा का पिरामिड सर्वदा सीधा, ठीक है, खड़ा
यानी कि ऊर्ध्वाधर होता है, तो ये तो हो गया। उसके बाद अगला लिखा है कि जब ऊर्जा का एक पोषणज इस तरह से दूसरे में प्रभाव होता है ऊर्जा की, तब कुछ ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? होती है कि नहीं? होती है कि नहीं? सर ऊर्जा की प्राप्ति तो होती भी है, लेकिन जिस व्यक्ति के माध्यम से ऊर्जा जा रही है उसकी ऊर्जा में गिरावट होती है। तो इसलिए ये दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। नहीं समझे? खुद की ऊर्जा में गिरावट हो रही है लेकिन दूसरे को तो मिल रहा है। मान के चलो खरगोश है, अब खरगोश ने खाना बनाया, सांस ली, उसने 100 एनर्जी ली थी, उसकी कितनी रहेगी? 70। लेकिन वो 70 तो मेरे में ट्रांसफर होगी ना। उसने एनर्जी जहां से ली उसने अपनी एनर्जी गिरा ली, लेकिन उसकी एनर्जी मुझे मिल रही है तो मेरे मिल रही है, तो क्या होगा? एनर्जी मिल रही है। सिंपल सी बात है। तो इसका आंसर होगा कि दोनों सत्य हैं और एक्सप्लेनेशन बिल्कुल करेक्ट है। समझ गए? तो इन लोगों ने एक बेसिक क्वेश्चन उठाया, एक थोड़ा एडवांस उठाया, जोड़ दिया। ऐसा ही हमारा यूपीपीएससी करता है, 2017 में कर रहा था, आगे भी करेगा। ये क्वेश्चन का एक फायदा तुम्हें मिलेगा, आरओ एआरओ के पेपर में ये क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होते हैं। नहीं समझे? उठाते हैं वो पीसीएस के, यूपीएससी के, इधर उधर एग्जाम के, कॉपी पेस्ट मार देते हैं, तो तुम्हें आरओ के पेपर में क्वेश्चन संभवतः मिल जाएंगे। चलो अब हम बात करते हैं पिरामिड की पहली अवधारणा पे, जिसको बोलते हैं संख्या के आधार पर। किसके आधार पर? लो भाई ये देखो, ऊर्जा का प्रवाह किधर होगा? सबसे पहले जमीन पे देखते हैं, जमीन जमीन स्थल, पेड़ ज्यादा, उससे कम टिड्डे, टिड्डों से कम चूहे या उन्हें खाने वाले, चूहों से कम सांप, और ऊपर जाके तो मोर तो इन्होंने एक ही बना दिया, लेकिन एक ही नहीं है, इतनी भी स्थिति खराब नहीं है कि विलुप्त हो गए हो, लेकिन कहने का मतलब ये है कि मोर सांप की अपेक्षा कम है। बात आई समझ में? अगर मोर ज्यादा हो गए तो सर क्या हो जाएगा? सांप खत्म। सांप खत्म हो गए तो मोर सीधे नहीं खाएगा चूहे को, इससे चूहे बढ़ जाएंगे, और चूहे ज्यादा बढ़ गए तो समस्या आ जाएगी इसके नीचे टिड्डों को। सारे टिड्डे साफ हो गए, और टिड्डे साफ हो गए तो चूहा नहीं खाता पेड़ को, फिर पेड़ों की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी। अब हर तरीके की सिर्फ पेड़ की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाए या खरपतवार या घास फूस बढ़ जाएगी तो वो भी एक समस्या है, क्योंकि इकोलॉजिकल बैलेंस करके चलना है। बात समझे? तो ये भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वो इतना ज्यादा खाना बना देंगे खाने वाला कोई नहीं होगा, एनर्जी फ्लो ही बिगड़ जाएगा। अभी तुम पिरामिड पढ़ रहे हो, फिर पता नहीं क्या पढ़ो। समझ गए? तो प्राकृतिक रूप से तो बढ़िया है पेड़ बढ़ जाए, लेकिन इतने भी ना बढ़ जाए कि सिर्फ पेड़ ही रह जाए, तो पेड़ का इस्तेमाल करेगा ही कौन? अब यही बात जब सलोनी ने पूछी कि भाई बताइए सर इसे पानी के अंदर हम कैसे देखते हैं, किस अवस्था में देखते हैं, तो ये लो वाटर वाली साइकिल, ये आ गया वाटर वाला पिरामिड। वाटर में भी सेम होता है। वाटर में सबसे पहले आते हैं प्लवक। प्लवक को खाने वाले ये कह सकते हो, या ये सीधी बात समझो, ये हो गए पानी के अंदर जल में खाना बनाने वाले फाइटोप्लैंक्टन, माइक्रो एल्गे, ये बनाते हैं। इसको कौन खाता है? विदेशी, उससे बड़ी, और सबसे बड़ी मछली के बाद भी कई बार बगुले उसे जाकर के उस मछली को साफ कर गए। तो पृथ्वी ने, या कह सकते हो प्रकृति ने, सिर्फ पृथ्वी पे हर तरीके के, यानी स्थल पे भी और जल में भी, दोनों तरीके में पिरामिड मेंटेन करा है। तो संख्या के आधार पर सबसे नीचे वाले की संख्या ज्यादा होगी, उससे कम होगी ऊपर वाले की, या कह सकते हो जो उच्च स्तर पे बैठा है उससे ज्यादा संख्या उसके नीचे 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 वालों की होती रहेगी। इसे कहते हैं संख्या के आधार पर पिरामिड। ये हमेशा किस आकृति की ओर बनेगा? सर स्ट्रेट, सीधा सीधा सीधा। कैसा दिख रहा है दोनों जगह पिरामिड? जल में भी सीधा और स्थल में भी सीधा। ये चीज आई समझ में? अभी पिरामिड उल्टे होंगे, पहले ये सीधे वाले समझ लो। करण यहाँ ये समझाया जा रहा है, इसको ध्यान से समझना, कि अगर कोई पिरामिड है और उस पिरामिड के अंदर सबसे नीचे पेड़ ज्यादा है तो ये जरूरी है। क्यों? क्योंकि पेड़ ज्यादा होने चाहिए, उससे कम होने चाहिए पेड़ के खाने वाले, चाहे हिरन कह लो चाहे टिड्डे कह लो। टिड्डों से कम संख्या किसकी होनी चाहिए? मेंढक की, मेंढक से कम सांप की, सांप से कम चील की। अगर किसी की भी संख्या ज्यादा बढ़ गई तो फिर समस्या है। लेकिन जैसा कि एल्टन ने सुझाया, ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। कोई भी जानवर ये देख के पैदा नहीं होता कि मेरे लिए कितना खाना है, तो इसलिए उसने खाद्य जाल को सही माना। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि यार मोर को सिर्फ सांप नहीं मिलना। अब अगर मोर ऐसे किसी डिस्ट्रिक्ट में पैदा हो गया जहाँ सांप ही नहीं है, या सिर्फ सांप ही सांप है, तो क्या करेगा भाई? मोर क्या करेगा? ये तो करेगा नहीं ना कि मैं सिर्फ आज से पर डे 20 सांप खा रहा था, 40 खाऊंगा। उसकी तो जितनी भूख है उतनी भूख के हिसाब से खाएगा। सिंपल सी बात। तो इसीलिए इसको मिथ्या मानते हैं एल्टन, और एल्टन कहते हैं कि सही संरचना जो है वो खाद्य जाल है, ना कि खाद्य श्रृंखला। जल के अंदर भी सेम चीज चलती है।
अब आता है ट्विस्ट कहानी में। अभी तक तुमने ये देखा कि ये पिरामिड के अंदर आकृति सीधी कब बनेगी, जब ये स्थिति हो। अब मैं तुमसे कहता हूं जरा ये डायग्राम देखो, मेरा बनाया, ध्यान देना अच्छे से। पेड़ एक, क्या ये तय है एक पेड़ पे एक ही चिड़िया बैठेगी? नहीं, एक पेड़ पे मल्टीपल चिड़िया बैठती। एक चिड़िया को अगर ढंग से कभी उठा के देखना तो उसके शरीर पे छोटे छोटे पराजीवी होते हैं, पैरासाइट। या तुम कह सकते हो कभी तुम्हारे घर पे डॉग रहा हो, डॉग को तुम बाहर से लेके आओगे, छोटे छोटे कीट या किल्ली या कीड़े चिपक जाते हैं। डॉग एक किल्ली की संख्या 10, 12, 5, 6 तो होगी नहीं होगी। ऐसी चिड़ियाओं के ऊपर भी कह सकते हो किल्ली या बहुत सारे पराजीवी चिपक जाते हैं। अब एक पराजीवी का अगर माइक्रोस्कोप से देखो तो उसके ऊपर भी अति परजीवी होते हैं। तो अब यहाँ तो जो अगर तुमसे पूछा जाए कि आकृति बनाओगे तो कैसे बनाओगे, सोचो जरा। ये एक, इससे ज्यादा ये, इससे भी ज्यादा ये, अब कैसी आकृति बनाओगे? उल्टा। भाई समझना, इससे पीछे वाली आपने आकृति बनाई थी, उसमें नीचे वाली चीज ज्यादा संख्या में थी, ऊपर वाली कम हो रही थी। यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ नीचे एक है, उससे ऊपर चीज बढ़ती जा रही है। तब कैसे बनाओगे? तो सर जमीन पर अगर ऐसी अवस्था आती है तो पिरामिड ये बनेगा। याद रखना, संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर पिरामिड तब उल्टा होगा जब किसी एक पेड़ की बात हो रही होगी, समस्त पेड़ों की नहीं। ये सिंगल पेड़ का पिरामिड बनाया है तभी उल्टा होगा। नीचे एक पेड़, चिड़िया, चिड़ियों के ऊपर पैरासाइट, पैरासाइट के ऊपर हाइपर पैरासाइट। संख्या के आधार पर कब इन्वर्टेड होगा? इन्वर्टेड तब होगा जब एक पेड़ की बात कर रहे होंगे। बने हैं इसमें, इन्वर्टेड बना नोट्स में होगा, सेम बना। बहुत सारे पेड़ आएंगे तो फिर आप वापस उसी पे आ जाओगे। उसमें पैरासाइट ज्यादा हो जाएंगे, इन्होंने ये कहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस पैरासाइट पे अब वो बन कहाँ के हो, इन्होंने फिर समस्त पेड़ पौधे ले लिए जितने पृथ्वी पे हैं। तो ऐसे पृथ्वी पे कई पेड़ पौधे हैं जहां पर इकट्ठी चिड़िया नहीं बैठ पा रही, चिड़िया ही विलुप्त हो गई, या उनका खाना वो पेड़ नहीं बनाता, तब पौधे भी आ जाएंगे। फिर ये सिर्फ एक पेड़ के स्तर से पिरामिड बनाएंगे, समझ गए? अब और सस्पेंस, पेड़ की मतलब पेड़ का जो वो होता है वो आकार। अब सुनो, ये रहा पेड़, ये रही चिड़िया। अब इस चिड़िया को खाने के लिए अगर कोई सिंगल चिड़िया आ जाए तो कैसे पिरामिड बनाओगे? मान लो यहाँ एक पेड़, एक पेड़ पे बहुत सारी चिड़िया, लेकिन अब यहाँ पर संख्या बढ़ने की जगह सिर्फ एक रह गई। नीचे कम, बीच में ज्यादा, फिर से कम, तब कैसे बनाओगे? तब बनाओगे कि नहीं बनाओगे? सर बनाएंगे, तब बनेगा ये मान के चलो पेड़, पेड़ के ऊपर चिड़िया बहुत सारी। अब चिड़िया के ऊपर तुम पैरासाइट भी ले लो, लेकिन हो सकता है इनमें से किसी चिड़िया को एक बड़ी चिड़िया खा ले, या कोई ऐसा जीव जंतु आ गया जो इनमें से किसी चिड़िया को खाने में सक्षम है। तो ये स्पिंडल आकार का बनेगा, स्पिंडल आकार। स्पिंडल मतलब धुरी। धुरी मतलब आपने देखा होगा कि एक लकड़ी का गट्ठा लेना, उसमें एक गोल सा कोई चीज फंसा देना, ऐसे घुमाना तो वो बोलता है। अरे पतंग तो देखिए, पतंग की आकृति कैसी होती है, तो धुरी की तरह ही तो होती है ना थोड़ी सी, तो इसे धुरी आकृति का कहते हैं। ये 4 तरीके के पिरामिड जो आपने देखे, ये सिर्फ संख्या के आधार पर। हाँ, लेकिन फ्लो मरने के बाद अलग चीज बच रहेगा, फिर इनके पिरामिड एनर्जी फ्लो रुक जाएगा, फिर दूसरे एनर्जी फ्लो में आ जाएगा, डेट्रिस के फेटी फ्लो वाला। इसीलिए दोनों में फूड चेन को 2 में बांटा है, अपनी सफाई बेस करनी, ये बुद्धि की बात। हाँ समझ गए? ये चीज क्लियर हुई कि नहीं? तो सर इसके अंदर कितने प्रकार के, चिंता मत करो, एक मास डायग्राम मैंने बनाया है और तुम्हारा ये रहा नोट्स टाइप का कि जीव विज्ञान में संख्याओं का पिरामिड स्पिंडल के आकार का भी होता है। ये आकार तब बनता है जब प्राथमिक उपभोक्ता की संख्या उत्पादकों की संख्या से ज्यादा हो और उत्पादकों पर भोजन करने वाले शीर्ष मांसाहारी जानवरों की संख्या से भी ज्यादा हो जाए। तो बीच में ज्यादा हो रही है, ऊपर कम हो रही है, नीचे कम हो रही है। तो ये नोट्स, आज एक ही लेक्चर है, एक ही लेक्चर। अब बैठ जाओ, चलो। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मतलब आपका आना आज ज़्यादा फायदेमंद नहीं हो पाएगा। चलो कोई बात नहीं, आप आ गई हैं। अब आ जाओ जैव भार। बायोमास के आधार पर, बायोमास के, इधर दो ध्यान। जैव भार, जैव भार बेटा, भार निकाला जाता है शुष्क चीजों को बिल्कुल ड्राई करके। पहले तो यहाँ समझ लेना कि हम वेट निकाल रहे हैं, जंगल से हमने लकड़ी देखी, उसमें सारा पानी निकाल दो, तो अब जो वेट बचेगा उसे ड्राई वेट बोलते हैं।
ऐसा इन्होंने बोला, मुझे कोई शौक नहीं। क्या बायोम? बायोम अलग है। क्या होता है? बायोम जीवोम होता है। जीवोम का मतलब ये कि आप डेजर्ट के स्थल पे चले जाओ, डेजर्ट में फूल अलग, पत्ते अलग, पशु अलग, वातावरण अलग, तो वो डेजर्ट का जीवोम होगा। आप चले जाओ लद्दाख में तो वहाँ आपको कैसा मिलेगा, ठंडा इलाका। तो पृथ्वी पर कुल मिला के 11 जीवोम है। ओके क्लियर? जैव भार के आधार पर आ जाओ। इससे पहले संख्या थी, अब वजन वजन वजन। अगर एक तराजू में वजन रखा जाए और अगर सारे पेड़ों का वजन किया जाए, पेड़ों के बाद सारे हिरन का वजन किया जाए, सारे शेर का वजन किया जाए, तो भी पिरामिड कैसा बनेगा? सर कोई डाउट ही नहीं है, तो भी पिरामिड ऐसा ही बनेगा, क्योंकि पेड़ के वजन के बराबर सारे हिरन का वजन नहीं होगा। सारे हिरन के बराबर सर उससे ऊपर उसको खाने वालों का वजन नहीं होगा। देख रहे हो? तो इन्होंने ये अवधारणा दी है कि पिरामिड इसका सीधा बनेगा और वजन के आधार पर सबसे नीचे जो है वो पेड़ पौधे ऑटोट्रॉफ वाला ही बनाया। ये भी सीधा ही बनेगा। पेड़ों में ज्यादा वजन होगा, उससे कम वजन हिरन में होगा, हिरन से कम उसे खाने वालों में वजन होगा। ये अपराइट ही बनेगा। लेकिन जल में एक खेल हो जाएगा। अब जल में खेल ये हो जाएगा भैया कि जल के अंदर जो प्लवक हैं वो पूरी सृष्टि के भी जुड़ जाएं, तब भी वो अकेले व्हेल मछली का वजन नहीं ले पाएंगे। जरा लॉजिक लगाओ। तो भार के अनुसार जल के अंदर ये बनेगा ऐसा, उल्टा। भार के अनुसार जल के अंदर पिरामिड या आकृति बनेगी, वो उल्टी बनेगी। कहने का मतलब ये है कि सबसे नीचे आएंगे एल्गे, ठीक है, जो प्रकृति से खाना बना रहे हैं फोटोसिंथेसिस से। उन सभी का वजन अब सर यहाँ पे तो हम पानी भी नहीं निकाल सकते ना, यहाँ तो वाटर भी लेना पड़ेगा साथ में, तब तो और वजन इनका बढ़ जाए, लेकिन तब भी उतना नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि फाइटोप्लैंक्टन सारे मिला लो तब भी कम बैठेंगे। किससे? उन्हें खाने वाली मछलियों से। कई हजार कई लाख फाइटोप्लैंक्टन मिलेंगे तो जाके तो एक छोटी सी मछली बनेगी। अब उन्हें खाने एक मछली तो आती नहीं, कई सारी मछलियां आती हैं, तो वजन मछलियों का जाता होगा। लेकिन हमें दिख रहा है कि वजन ऊपर बढ़ता है। छोटी मछली को खाने बड़ी मछली आएगी, उसका वजन और जाता होगा। बड़ी मछली को खाने सबसे बड़ी मछली आएगी, उसका वजन और जाता होगा। तो यही एकमात्र बहुत गहरा अपवाद है कि जल के अंदर जैव भार बायोमास के आधार पर ये पिरामिड हमेशा उल्टा बनता है। आपने बजात बायोम नहीं, आपने जैव मास पूछा होगा मुझसे, आप गलत शब्द बोल गए। हाँ, जैव मास का मतलब ये होता है कि शुष्क चीज। मैंने लिखा है कि जैव मास क्या होता है, जो पता था कि डेफिनेशन आपको हो सकता है पूछनी पड़ जाए, तो ये रहा जैव मास क्या होता है। ये लो, ये पकड़ो। ड्राई ब्लड, कुल शुष्क वजन, ठीक है, किसी चीज का। जैसे आपका मांस अगर निकाला जाए तो क्या है, तो ब्लड निकाल दो आपके शरीर से, लिक्विड निकाल दो, चलता है छोड़। लेकिन ये भी करेंगे आपका वजन। अब आ जाए तो पानी में भार के अनुसार, लेकिन पानी इसमें ब्लड नहीं लेंगे ना। अब ये तो आप एल्टन जी को मेल करो, अब तो वो जीवित नहीं रहे, मुझे तो नहीं पता क्या भागी है ना। ये तो आपको बायोलॉजी का डॉक्टर ही बता सकता है। मुझे तो सिलेबस में इतना ही मिला पढ़ाने के लिए, इससे डीप में जा सकता था, लेकिन आई एम सॉरी, आई हैव माय ओन बट। कोई खाएगा तो तुम्हारा मांस खाएगा ना। चलो देखो, फिलहाल आई हैव माय ओन बाउंड्री लिमिटेशन, आई एम नॉट हियर फॉर डिलीवरिंग यू द रिसर्च वर्क। जो डिलीवर कर रहा हूँ वो लो और चलते बनो। देखो इधर, फिलहाल इस पे आ जाओ। पानी, तो पानी के अंदर ये समझो, अगर जलीय जीव होंगे तो जलीय जीव का पिरामिड सीधा कब बनेगा? असल संख्या के आधार पे। फाइटोप्लैंक्टन की संख्या ज्यादा होगी, बड़ी मछली की संख्या कम होगी, लेकिन भार के अनुसार पिरामिड उल्टा हो जा रहा है। मेरी बात ध्यान रखना। अभी मैंने तुम्हारे लिए एक मास डायग्राम बनाया है, इतना भी खराब नहीं हूं मैं। देखो ऊर्जा का पिरामिड, तो ऊर्जा का पिरामिड कैसा जाएगा? सर कोई डाउट नहीं, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा बिना किसी बात के। तो ये पकड़ो, महा डायग्राम कहाँ गया? नंबर का पिरामिड एक्वेटिक सिस्टम में सीधा ही बनेगा हमेशा, नंबर का हमेशा सीधा, लेकिन जय भारत। ये लो महा डायग्राम, इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं। नंबर के आधार पे 4, ऊपर लिखा है लैंड, स्थल, एक्वेटिक, जल, पैरासाइट और स्पिंडल वाले अलग बनेंगे। अब पैरासाइट स्पिंडल तुम ये मत पूछना जय भार में क्यों गिनोगे, कोई गिनती नहीं। नीचे आ जाओ, जय भार के अनुसार 2 ही बनेंगे, सीधा उल्टा। वहां पर उल्टा किसका बन रहा था? पैरासाइट का, लेकिन जय भार में उल्टा किसका बन रहा है? एक्वेटिक का। और ऊर्जा में सभी सीधे ही रहेंगे। तो अगर तुमने ये बना लिया और इसको 2-3 बार चिपका के, काट के या वॉलपेपर लगा के देखते रहे, तो तुम्हें ये आकृतियां याद होनी चाहिए, क्योंकि इन आकृति पे क्वेश्चन बनते हैं।
कोई फॉलो कर रहा है यहाँ पे पीसीएस का पर डे प्लानर जो हमने मिजान सर ने डाला था? कोई कर रहा है फॉलो? पता भी है प्लानर पढ़ा उसको? ठीक, पता है ना सबको? ठीक है, कल आवाज नहीं निकली थी ना, चलते हो। हो गया नंबर के अनुसार लैंड एक्वेटिक पैरासाइट स्पिंडल, समझ गए? अब बढ़े आगे। ये फिलहाल एक शॉर्टकट है जिससे तुम बना सकते हो सारी चीजें, ठीक है? घंटा आधा घंटा। अब आ जाओ इस पर, प्रोडक्टिविटी की बात कर लेते हैं। प्रोडक्टिविटी सिंपल है, इसको देख के कंफ्यूज मत होना कि पेड़ को घास खाएगी, घास को खाएगी भाई दूसरे अन्य जीव जंतु, और उसके बाद ऊर्जा का प्रवाह हो जाएगा। इससे तुम्हारा कोई खास लेना देना नहीं है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि पिरामिड के फायदे तो दिख गए, लेकिन पिरामिड की सीमितता कहां तक है, क्योंकि पिरामिड के ये भी बताना है कि उसकी लिमिट कहां तक है, किस दहलीज तक काम करता है, कहां पिरामिड विफल हो जाता है। कोई बता सकता है कि पिरामिड किन किन चीजों को स्पष्ट रूप से नहीं दर्शा पा रहा? जैसे कि कोई चीज वहां निकाल दी जाए तो अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग नहीं, ये तो आप पजल और जिक्सो कर रहे हो, ये फाइनल आंसर नहीं, मतलब इस आंसर के पीछे लॉजिक आप नहीं दे पा रहे हो। और बताओ, सामने पढ़ के बताओ। सबसे पहली बात तो ये सही चीज नहीं दिखाती है, खाद्य जाल सही चीज दिखाता है, ये अवधारणा पे है, और इसके अनुसार अगर चलो तो इसके अनुसार चलना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये एक या दो ही प्रजाति को कंसीडर करती है, बाकी ज्यादातर को तो ये देख भी नहीं रही कि और प्रजाति है या नहीं है, तो इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि सैप्रोफाइट को कोई जगह ही नहीं दी इसमें, नहीं समझे? जब मैंने आपको खाद्य जाल बताया था और खाद्य श्रृंखला बताई थी, तो मैं उसमें वहां पे एल्गे वाली स्टेज पे लेके नहीं जा रहा था, बार बार केचुए तक लेके जा रहा था। तो ये भी लिमिटेशन है कि आप सैप्रोफाइट को जगह क्यों नहीं दे रहे। ये एनसीईआरटी कहती, मैं नहीं कहती, और जो एनसीईआरटी कहती है वो यूपीएससी मानती है। तो आपको ये पॉइंट अंडरस्टैंडिंग से समझ लेना चाहिए, इसलिए मैं सीधे एनसीईआरटी को ही बोल करता हूं, ठीक है? अब आ जाओ इस कंसेप्ट पे। दो चीज और, जैव संचयन और जैव आवर्धन, उसका भी पिरामिड होता है, उसको जरा समझ लो, और एक बेसिक चीज से समझना, ठीक है? चलो, एक फैक्ट्री, शुगर फैक्ट्री है ना पीलीभीत भाई। अब फैक्ट्री से क्या निकलता है? तो सर फैक्ट्री से देखा जाए प्रदूषण दो तरीके के स्रोत में निकलता है, एक बिंदु स्रोत होता है और एक गैर बिंदु होता है। अगर प्रदूषण में कोई पूछे, बिंदु स्रोत जहां हमें दिख रहा है कि कहां से प्रदूषण आ रहा है, लेकिन गैर बिंदु स्रोत वो होते हैं जहां से हमें पता ही नहीं चल पा रहा कि प्रदूषण आया कहां से। तो अब इस फैक्ट्री से ये पता चल रहा है कि ये देखो प्रदूषण, ठीक है? ये पानी से बहा और बहने के बाद ये कहां मिल गया जाके? नदी में। नदी में मिलने के बाद इसमें जितने भी जहरीले तत्व थे वो सबसे पहले जब खाना बनाया होगा प्लवक ने तो उनमें आए होंगे, उनसे जू प्लैंकटन में आए होंगे, जू प्लैंकटन से किस में पहुंचेंगे? मछली में, मछली से किससे पहुंचेंगे? बड़ी मछली में, बड़ी मछली से और बड़ी मछली में। अगर सर वो बड़ी मछली मर जाएगी तो सारे प्रदूषक भी फिर वहीं जल के अंदर रह जाएंगे। तो इस तरीके से जल क्या होता है? जल खराब हो रहा है, ये तो सभी को पता है। अब समझना, यहीं पर साइंटिस्टों ने दो अवधारणाएं या दो सिद्धांत और दिए, एक है जैव आवर्धन और एक है जैव संचयन। एक है बायो एक्यूमुलेशन, एक है बायो मैग्निफिकेशन। पहले तुम अच्छा वाला डायग्राम देख लो, ये रहा। इस डायग्राम का मतलब घर से, फैक्ट्री से, कार से, तमाम जगह से प्रदूषण निकलता है। अब कई कचरा तो हम सीधे उठा करके जल में फेंक देते हैं, वरना आपको पता होना चाहिए कि जल जो है पृथ्वी पर बहने वाली वायु से आपस में अंतःक्रिया करता है, उसे भी चाहिए, क्योंकि जल के अंदर घुलित ऑक्सीजन तो होती तो कहां से आ रही? अंतःक्रिया से तो आ रही। तो फिलहाल अभी ये समझो, फैक्ट्री से निकला कचरा चला गया जल के अंदर, और जल के अंदर जाने के बाद वो किस में आ गया? प्लवकों में, फाइटोप्लैंक्टन ने ऑब्जर्व कर लिया खाना बनाते समय, इससे किस में चला गया? जूप्लैंक्टन में, जूप्लैंक्टन से छोटी मछली में, छोटी से बड़ी मछली में, और बड़ी मछली से सबसे बड़ी मछली में। बेटा ये जो हर स्टेप पे धीरे 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 जा रहा है, इसे हम कहेंगे जैव आवर्धन, मैग्नीफाइंग। जैसे मान के चलो ये अगर इनकी बुक है और इस बुक से मुझे कोई चीज देखनी है तो मैं मैग्नीफाइंग लेंस लगाऊंगा, अक्षर बड़े हो जाएंगे, बात आई समझ में? तो ऐसे ही मैग्नीफिकेशन याद रखना, किसी चीज को बढ़ाना। मुझे बताओ, पहले प्रदूषण कहां तक सीमित था? फैक्ट्री तक। फैक्ट्री से बढ़ के कहां पहुंचा? फाइटोप्लैंक्टन, वहां से बढ़ के जूप्लैंक्टन, वहां से बढ़ के छोटी मछली, छोटी मछली से बढ़ के बड़ी मछली। तो इस बढ़ने की प्रक्रिया को कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन, यानी कि जैव आवर्धन। लेकिन सर
सबसे बड़ी मछली में जाके जब ये फाइनल रूप से इकट्ठा हो गया तो इसे कहते हैं जैव संचयन, यानी इकट्ठा होना, स्टॉक में परिवर्तित हो जाना। सबसे ज्यादा शुरू से लेके लास्ट तक किसके पेट में मिलेगा? तो सर सबसे बड़ी मछली में। क्यों? क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन ने 4 ने प्रदूषण ग्रहण करी, उन 4 को इकट्ठा एक बार में कौन खा गई? मछली। अब उन 4 मछलियों के अंदर जो पेट में 4 था, जो कि 16 हो गया, उसको खा लिया एक बड़ी मछली ने, तो वो 16 चला गया। अब ऐसी 4 मछलियां और खा ली किसी ने, तो भैया कितना हो गया? 64, तो 64 हो गया। तो भैया 64 को इकट्ठा किसने खा लिया? सबसे बड़ी मछली ने। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि स्टॉक किसके पेट में सबसे ज्यादा मिलेगा, तो सबसे बड़ी मछली। सबसे बड़ी मछली कर रही है जैव संचयन, बाकी सारी मछलियां फाइटो, जू, ये सब क्या कर रहे हैं? जैव आवर्धन। कोई डाउट? कोई डाउट? सर आपने क्वेश्चन क्यों पूछा? मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि ये मेंस का क्वेश्चन है। बिकॉज इट इज अ क्वेश्चन ऑफ मेंस, है ना। जैव आवर्धन, जैव संचयन की अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए, साथ ही पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर इन दोनों प्रक्रियाओं के हानिकारक प्रभाव का उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। मैंने दृष्टिकोण दे दिया है, टिप्स दे दी हैं। उत्तर का प्रारंभ खाद्य श्रृंखला में प्रदूषकों की प्रविष्टि के साथ कीजिए। एक डायग्राम बनाओगे, मेरी तरह खराब वाला ही बना देना। फैक्ट्री, फैक्ट्री से पाइप, पाइप से लिख दोगे। अगर तुम्हें नहीं पता कि हम फाइटोप्लैंक्टन कैसे बनाएं, तो लिख दो फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, छोटी मछली, बड़ी मछली। पहले तुम डायग्राम बनाओगे, उसके बाद जैव आवर्धन, जैव संचयन की अवधारणाएं बताओगे। बताने के बाद इन दोनों का मानव पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये कोई नहीं लिख देगा। प्रदूषित पानी पीने से, जल पीने से बीमारियां होती हैं। प्रदूषित जल जिस खेत में जाएगा, सिंचाई में प्रयोग होगा, उससे उगने वाले पेड़ पौधों पे प्रभाव पड़ेगा। आराम से बताओ। अब आई बात समझ में? तो ये रहा मेंस का कनेक्शन। अब समझो सर, हमें डायग्राम डालना है, कहाँ मिलेगा डायग्राम? मैंने डाल दिया। सर उसके बाद परिभाषा कहाँ मिलेगी? ये लो, पढ़ लो। यही परिभाषा में से तुम्हें जितना याद रह जाए मेंस में लिखनी है। और एनवायरनमेंट का यूपीएससी का आंसर मैग्नीफिकेशन, अंतुना मैग्नीफिकेशन हर स्टेज पर हुआ है। एक्यूमुलेशन अंत में बफर स्टॉक। जैव संचयन में कौन आ रहा है? सर एक ही आ रहा है, एक प्रकार की। मतलब बफर स्टॉक किसके पेट में मिलेगा? सर सबसे बड़ी वाली मछली। लेकिन मैग्नीफिकेशन किस स्तर पर हो रहा है? हर स्तर पर हो रहा है, हर स्तर पर। मैग्नीफिकेशन लेंस लगा के हर स्टेज पे देखोगे तो तुम्हें हर स्टेज पे डबल, एक का डबल होता दिख रहा है, मैग्नीफाइंग होता दिख रहा है। लेकिन बफर स्टॉक कहां बन रहा है? एक्यूमुलेशन पे। सर आपने ये क्यों पढ़ाया? क्योंकि बेटा ये तो पहले आंसर मैंने लिख ही दिया, पूरा मॉडल छोड़ दो वो, ठीक है। ये तुम्हें इसलिए पढ़ाया क्योंकि ये रहा क्वेश्चन, इसका उत्तर दे। लो आइए, अब ये क्वेश्चन तुम्हारी बुद्धि पर डिपेंड करता है। इसमें मैंने पूरा लॉजिक बता दिया है। अगर अब भी नहीं बता पाए तो इसका मतलब टीचर बदल लो। हाँ, पहले क्वेश्चन समझो। किसी एक फसल पर क्लोनीकृत हाइड्रोकार्बन पीड़क नाशिका, देखो अब यूपीएससी तुमसे खेल रहा है, मत पढ़ो, कोई जरूरत नहीं। क्यों पढ़े हम भैया? खरपतवार, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड तो डालो। ऊर्जा का प्रवाह देखो, फसल को किसने खाया? मूषक ने। ये जहरीला पदार्थ किसमें गया? फसल में। फसल से मूषक, मूषक से सर्प से बाज, अंत में किसके पेट में जाके संचयन दिख रहा है सबसे ज्यादा मात्रा में? सॉल्व कर लिया तुमने आईएएस 2010 खत्म। दिस इज कॉल्ड कंसेप्ट खत्म, इसमें कुछ है ही नहीं। क्या है? जैव संचयन, जैव आवर्धन का मेंस का क्वेश्चन। एनवायरनमेंट सबसे ज्यादा नंबर देगा, लेकिन अगर तुम्हारी ज्ञान चक्षु खुले रहे बाकी विषयों की तरह, पर्वत पठार पढ़ो जूझ पे ना। तुम्हारे पर्वत पठार वाले कहाँ है आज आए नहीं? आज लोटा लेके निकल गए क्या पर्वत पे? चलो फिर देखो, पर्वत पठार पढ़ेंगे। चलो आओ इधर देखो। अब ये आया, इसका बताओ। इसका बायो मैग्निफिकेशन समझो मेरी बात। हर स्टेज पर क्या हो रहा है? सर पानी, प्रोड्यूसर, जूप्लैंक्टन बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता। मेरी बात समझना। अगर ये पिरामिड की आकृति को समझ गए तो बना लोगे पिरामिड, बनना नहीं बनेगा। मेरी बात समझना। अभी ऊर्जा का प्रभाव भूल जाओ, इसको थोड़ी देर के लिए डिलीट कर दो। सबसे ज्यादा मात्रा में प्रदूषण कहां से आ रहा था? फैक्ट्री से। उससे कम होता चला गया, जीव कम हुए जीव, लेकिन सबसे ज्यादा तो बढ़ता चला गया। सही समझे? आसान कर दे। डायग्राम पे आ जाओ। ये लो, ये इसमें जरा ये बताओ, सबसे ज्यादा मात्रा में या सबसे पहले प्रदूषण रिलीज कहां हुआ होगा?
रिलीज की बात कर रहा हूं, किस जीव में गया ये कहीं नहीं रहा। बस ये देखो स्तर पर सबसे ज्यादा प्रदूषण का स्रोत क्या है, जहां से लगातार आएगा। जैसे पेड़ खाना लगातार बना रहे थे, पेड़ बना रहे थे, फैक्ट्री लगातार प्रदूषण बनाएगी, यही बात पकड़ लो, इसका पिरामिड उल्टा बनेगा, क्योंकि स्रोत कहां पहुंच गया, उल्टा पहुंच गया। वो प्रदूषण बनाएगा ऊपर से बहुत सारी मछली, उससे कम उससे कम उससे कम, नीचे एक ही बड़ी मछली रह जाएगी, नीचे एक ही बड़ी मछली रह जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रदूषण का स्टॉक किसके पेट में ज्यादा जाएगा इसका पिरामिड बनाओ, नहीं, मैं ये बता रहा हूं कि स्तर पे कहां से शुरू होके कितनी मछलियों की संख्या रह जाएगी, तो इसका पिरामिड जो बनेगा बायो एक्यूमुलेशन का, वो पिरामिड इन्वर्टेड बनेगा, ये इस तरीके से उल्टा। क्योंकि तुम्हें इसमें ये देखना ही नहीं है कि प्रदूषण का स्टॉक अंत में किसके पेट में जा रहा है, नहीं, बार बार प्रदूषण कहां से आएगा, फैक्ट्री फैक्ट्री फैक्ट्री। सबसे ऊपर थी या नहीं थी या नहीं थी, सर थी। अब समझे, प्री मेंस की कनेक्टिविटी है, पढ़ता मेंस का है बच्चा, प्रीलिम्स के क्वेश्चन उसी से बन जाते हैं, पर बैठा लगेगा। देखो समझ गए ये पिरामिड, चलो भाई ये पिरामिड समझ गए, डेफिनेशन भी समझ गए। अभी इसमें कोई डाउट हो पूछ लो। ये क्वेश्चन अब तुम्हें बहुत आसान लगा होगा डील करने के लिए, क्योंकि जैव संचयन जैव आवर्धन का सिद्धांत है, और क्लास में बैठते समय एक्टिव रहा करो तो हमेशा समझोगे। इसका कैसा बनेगा, उल्टा, इन्वर्टेड, है ना। यहाँ पर तुम्हारे ऑलमोस्ट यूपीएससी के हिसाब से 3 यूनिट पूरे हुए। अगर सिलेबस 10 का है तो उसमें से 3 यूनिट पूरे हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन पिरामिड से बन जाते हैं। कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो टैकल करने के लिए मैं तुम्हें क्वेश्चन यहाँ पे फिल लगवाऊंगा। जैसे हमारी जब अगली क्लास होगी, होप्सो अगली क्लास ट्यूसडे को होगी, क्योंकि मंडे को छुट्टी है और होना भी चाहिए, हिंदुओं के लिए और सभी के लिए एक बड़ा पर्व है। तो मैं तो चाहूंगा, मतलब मेरा ये इस मंच से नहीं, जिसको अच्छा लगता हो, जिसका मन हो, लेकिन वो दीप और दिवाली दिए जैसा मनाए, क्योंकि ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। और मैं तो फिलहाल जरूर मनाऊंगा, चाहे कोई मनाए चाहे ना, मुझे तो खुशी है इस बात की, सीधी बात है ना। तो मेरा तो यही मोटिव है हमेशा से। और बाकी इन्होंने निमंत्रण पत्र भी दिए थे, शिवांगी ने, बाकी भेजे थे ना तुमने, हाँ, सलोनी ने, सलोनी तो सॉन्ग गाया था, हाँ, सलोनी ने सॉन्ग गाया था, वो काफी अच्छा था। लेकिन दूसरी बात ये, इन्होंने निमंत्रण पत्र जो ऊपर से आ रहे हैं वो भेजे थे, तो जो वही वाले थे ना ऊपर से आते थे, सलोनी ने बच्चों को प्रिंट आउट दिए थे, इन्होंने पीडीएफ दिया था। हाँ, तो फिलहाल ये एक अच्छा पर्व है, मतलब इसे छुट्टी की तरह ना लेके अपने आप सेलिब्रेट करना। और मैं तो ये कहूंगा कि यूपीपीएससी का कुछ नहीं पता वो मंदिर किस शिल्प कला पर आधारित है, ये क्वेश्चन तुम्हें देखने को 17 तारीख को मिलेगा, तुम ये देख लेना। मंदिर से संबंधित प्रश्न आना तय है, क्योंकि कला एवं संस्कृति से इसे नागर शैली की बात हो रही। 3 शैलियां पता है ना, नागर है, द्रविड़ है, तीसरी कौन सी, हाँ नागर, द्रविड़ और वाह कितना अच्छा। चलो इस शैली पे नागर शैली पे, इसमें आपने पढ़ा होगा आर्ट एंड कल्चर में कि 3 शैली होती है, बता रहा हूँ। उसमें शैली के पास में विशेषता ये होती है कि मंदिर प्रांगण के पास में एक तालाब भी होगा, उसमें डोम होगा, उसके अंदर जो प्रदर्शना पथ होगा, गर्भगृह होगा, बाहर होगा। इस संरचना पे बनी हुई कई बौद्धिक इकाइयां भी हैं, जैसे बुद्ध के स्तूपा बने होते हैं तो प्रदक्षिणा पाद के साथ बने होते हैं। खैर ये आर्ट एंड कल्चर में सीखना था, लेकिन पढ़ने में इंटरेस्ट है मुझे तो मैंने बता दिया, है ना। यहाँ तक इसमें कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ सकते हो, फिर हम आगे वाली यूनिट पे कदम रखें, है ना। सारे क्वेश्चन तुमने कर ही लिए, हर क्वेश्चन की रेलिवेंसी भी समझ ही रहे हो, हर क्वेश्चन का कनेक्शन समझ रहे हो। 2 क्वेश्चन मेन से जो घर तुम्हें होमवर्क में लिख के लाने हैं वो लिख लो मेरी तरफ से। हाँ चरण, पहले अपना क्वेश्चन चरण पूछो, तुमने हाथ खड़ा किया था। 2 अब शुरू से लास्ट तक नहीं आया तो मत पूछना, रेगुलर आया तभी पूछना। कल भी किया था। अच्छा कल बताओ कौन सा क्वेश्चन पूछो आप, बाकी लोग लिखो। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक एवं अजैविक घटक का वर्णन करें। आसान क्वेश्चन। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक एवं अजैविक घटक यानी कि बायोटिक एबायोटिक का वर्णन करें, पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लिख लेना, तुम्हारी छुट्टी है संडे मंडे की, और कम से कम कुछ नहीं तो आधे आधे बनने के आंसर को लिख ही लेना। पहला क्वेश्चन हो गया। अभी तक जो सिलेबस कवर हुआ है मैं उसके क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ, है ना। तुम्हारे नोट्स भी बन जाएंगे, पीडीएफ तो मिलने से नहीं। अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में अंतर लिखें। खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में अंतर लिखें या अंतर स्पष्ट करें।
खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में अंतर लिखें। मतलब A4 के 2 पन्ने का होमवर्क होगा, ज्यादा नहीं, आधे पन्ने का आंसर लिखने और ठीक नहीं लिखना। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर लिखे। तीसरा लिखो क्वेश्चन, तीसरा पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटनकर्ता की विशेषता बताएं। सब रिपीटेड है। पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटनकर्ता की विशेषता बताएं। यानी डिकम्पोजर्स। हाँ, पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटनकर्ता की विशेषता बताएं। लिखा। लास्ट क्वेश्चन एक लिख लो जो और सबसे छोटा होगा। समष्टि एवं व्यष्टि में अंतर स्पष्ट कर। हाँ, समष्टि एवं व्यष्टि में इंडिविजुअल और समष्टि माने तो पॉपुलेशन और व्यष्टि माने इंडिविजुअल। समष्टि एवं व्यष्टि में अंतर स्पष्ट करें। ये बहुत छोटे छोटे आंसर तुम्हें लिखने हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, लेकिन इनसे तुम्हें बड़ा आंसर जोड़ के बनाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ मेंस के लिए क्वेश्चन तुम्हें मॉक में सॉल्व कराने की सोच रहा था, लेकिन अब मुझे लेक्चर जितने मिले मैं नहीं कराऊंगा, मेरा काम है।